हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लगभग हम 14 आर्टिकल आज 14 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसमें आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये जो भी टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है। ओके। और जो भी हमारे जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर है यूपीएससी के, उससे ये कैसे रेलेवेंट है, और ये अदर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का पहला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग फॉर बेटर हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी। ओके, और फॉर बेटर हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको 2047 तक हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, कैसे जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज है उसको बढ़ा सकते हैं, ये उसी रिगार्डिंग बात करता है। ओके, तो उसके लिए क्या है, ये आर्टिकल बात करता है कि हमें जो भी हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको आज से ही हमें फोकस करना होगा, अर्थात 2025 से ही हम जब इसके ऊपर वर्क करेंगे तो ही, जस्ट अ मिनट, तो ही हम जाके 2047 तक जो हमारा विकास का गोल है, डेवलप इंडिया, हम इसको इसके हेल्थ सेक्टर में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो हमें विकसित भारत बनने के लिए हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, ओके, फिर इकोनॉमी के हमारे जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सभी चीजों को क्या है, साथ लेके चलना होगा, और उसके लिए अभी से हमें वर्क करना होगा। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये बात करता है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको हमें रोबस्ट बनाने के लिए और इंक्लूसिव बनाने के लिए हमें अभी से वर्क करना होगा, और उसी के रिगार्डिंग ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है कि कैसे हमें स्ट्रेंथन करना है प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो उसके लिए पब्लिक फाइनेंसिंग बढ़ाना है, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव केयर हमें रखना है, आयुष्मान भारत मिशन को और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो लेवरेजिंग डिजिटल हेल्थ फॉर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन एंड इफिशियंसी। तो जो डिजिटल हेल्थ है उसको भी आगे बढ़ाना है, जैसे डिजिटल हेल्थ मिशन को और स्ट्रेंथन करना है। ओके, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है वो लेने हैं, जैसे एआई को, बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज करना है। ओके, कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है उसको भी इंश्योर करना है। ओके, फिर फिर ये डिजीज सर्विलियंस एंड डेटा इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो इसमें स्पेशली जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, उनको हम कैसे उनसे फाइट कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। फिर जो वेस्ट वाटर एंड एएमआर सर्विलियंस है, एएमआर मींस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस, तो उनको स्ट्रेंथन करना है, जूनोटिक डिजीजेस को मॉनिटर करना है। और हमारा जो एक वन हेल्थ अप्रोच है उसमें हमें क्या करना है, ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट तीनों को साथ लेके चलना है। ओके, तीनों का हेल्थ में हमें ध्यान देना है, तभी हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, जो भी जूनोटिक डिजीजेस है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। ओके, फिर क्लाइमेट चेंज का जो भी इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर उसको भी टेकल करना है। ओके, फिर आगे आप देख सकते हैं कि एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी एंड लोकलाइज्ड डेटा नीड्स। ओके, जो भी हेल्थ के इनइक्वालिटी है उसको हमें दूर करना है। ओके, विलेज लेवल में फिर जो भी हमारे आपके जो भी ऐसे जगह है जो एक्सेसिबल नहीं किए जा सकते हैं, ओके, तो उस जगह पे हमें क्या करना है, लोकलाइज नीड्स को पूरा करना है। पॉपुलेशन एंड हेल्थ एनालिटिक्स हमें लेना है, जो भी उसका हमारा ब्रिज है उसको दूर करना है, और स्पेशली जो मिक्स्ड हेल्थ सिस्टम का अप्रोच हमें रखना है कि जिसमें प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर दोनों एक साथ काम कर सके। तो इसमें फिर से मेंशन किया गया है कि प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ प्राइवेट और पब्लिक कोलैबोरेशंस को इंश्योर करना है। फिर इंश्योरेंस के लिंकेजेस जो भी है, इंश्योरेंस को और स्ट्रेंथन करना है ताकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सके। ओके, फिर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, जो भी फ्यूचर चैलेंजेस है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, उसको दूर करना है। ओके, फिर इक्विटी ड्रिवन इंटरवेंशंस लेने हैं ताकि हेल्थ सेक्टर में, ओके, हेल्थ सेगमेंट में सभी को इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सके। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक बात करता है दी वेलफेयर इंडिया नीड्स। तो ये जो आर्टिकल है ये रिगार्डिंग आपका पीडीएस के बारे में बात करता है। तो ओके, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना हो जाता है, पीडीएस के बारे में बात करते हैं। हमें पीडीएस पढ़ना हो जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, इसी के साथ पीडीएस के साथ हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 है उसको पढ़ना हो जाता है। ओके, फिर हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना जरूरी हो जाता है।
ओके। फिर हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो ये जो भी आर्टिकल इसमें आया है, इसको समझने के लिए क्या है, हमारे जीएस 1 2 3 4 सभी पेपर के अंडरस्टैंडिंग होने जरूरी हो जाते हैं, तभी हम इस आर्टिकल को क्या है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें सभी चीजें मेंशन कर दी गई है कि इसका क्या रेलेवेंट है फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, पास्ट क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है ये भी पढ़ना होता है। ओके, फिर आपका एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी हमें देखना होता है कि हम जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो क्या होना पड़ेगा, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना पड़ेगा, क्लाइमेट स्मार्ट होना पड़ेगा। ओके, और इसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं वो सभी इसमें मेंशन कर दिए गए हैं, और प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी इसमें दिखा दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, ओके, फिर आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मेंशन कर दिए गए हैं। तो इन सभी चीजों को क्या है, ये सभी चीजें आइसोलेटेड नहीं है, एक कॉन्सेप्ट के साथ बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड है। और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं पास्ट ईयर में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, पीडीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ओके, फिर आपका डिजिटाइजेशन इन इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ पीडीएस भी पूछा गया है। तो ये सभी चीजों को आपको क्या है, साइंस एंड टेक को भी इसमें पीडीएस के साथ जोड़ के देखना होता है। ओके, फिर जो फूड सब्सिडी रिलेटेड इश्यूज है वो भी आपको देखना होता है, ठीक है ना। फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, इसमें कैश ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये सब भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग अबेटमेंट टू सुसाइड, व्हाई सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कॉशन इन यूजिंग द प्रोविजन। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट सुसाइड का मामला आया था, ओके, जिसमें एक डेटर ने सुसाइड कर लिया था, जिन्होंने बैंक का जो लोन था वो चुका नहीं पाए थे, और मैनेजर का जो बार बार प्रेशर था उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। तो इसमें अभी ये चीज जरूरी हो जाता है कि जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है वो कितना जस्टिफाइड है इस केस में। ओके, तो जो सेक्शन 306 है जो डील करता है विथ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के साथ, तो इसको क्या है बहुत ही समय पे देखा गया है कि इसका मिसयूज हुआ है। ओके, तो इसका मिसयूज को कैसे रोका जा सकता है, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, और इसके साथ ही ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के ऊपर भी बात करता है। ओके, तो इन इन चीजों को हमें क्या है एक सिंक में समझना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू भी इसमें दिया गया है कि मेंटल हेल्थ एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो एनसीआरबी का स्टेटिस्टिक्स है वो भी हम देख सकते हैं कि जो सेक्शन 306 है उसका कितना मिसयूज हो रहा है, क्योंकि उसका जो कन्विक्शन रेट है वो लगभग 18% के आसपास है। ओके, फिर रिलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, तो सुसाइड के साथ क्या है, मेंटल हेल्थ का बहुत कनेक्शन है, तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीजें भी पढ़नी जरूरी हो जाती है, और इसका कॉन्सेप्ट लेना भी जरूरी हो जाता है। ओके, तो अभी मेंटल हेल्थ देखते ही हमें क्या होता है, ये आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। फिर ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है वो भी समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके, ये एथिक्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना, वो भी चीजें आप इससे समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो पोर डिमांड हिट्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो अब ये आर्टिकल बात करता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कम हो रहा है, और उसका कम होने का क्या रीजन है। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का जो भी हमारे डिमांड है, इकोनॉमी में डिमांड है, वो डिमांड कम होने की वजह से क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है, क्योंकि डिमांड कम होने से मार्केट में चीजें नहीं बिकेंगी, तो प्रोड्यूसर उसको बना के प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कम हो जाएगा। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन क्यों हो रहा है, उसके
और भी अलग अलग क्या रीजन है, जैसे बहुत हाई इन्फ्लेशन है। जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो ये कंज्यूमर को तो इम्पैक्ट करता ही है, लेकिन प्रोड्यूसर को भी, इन्वेस्टर्स को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो जब कुछ चीजें, जो भी चीजें प्रोड्यूस करेंगे उसमें जो भी इनपुट रखेंगे, जो भी सामान लगेगा उसके भी क्या होंगे, कॉस्ट हाई होंगे, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल गुड बनेंगे या फिर सर्विसेज बनेगा, उसका प्राइस भी क्या होगा, हाई होगा। और प्राइस अगर ज्यादा हाई हुआ तो उसका डिमांड घटेगा, ठीक है ना, और डिमांड घटने से क्या है, इन्वेस्टर्स को लॉस होंगे। तो उसी वजह से क्या है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में। ओके, तो इंक्रीज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखे जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसराइल हमास का प्रॉब्लम हो, तो ये सभी चीजें क्या है, इस चीज इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट कर रही है। ओके, स्पेशली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। तो ये उसी रिलेटेड, इसी टॉपिक रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो ये आप इसमें सेक्टोरल एनालिसिस भी मेंशन कर दिया गया है, गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स भी दे दिए गए हैं। ओके, तो इसमें आप अलग जो भी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको भी आपको पढ़ना होता है, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है। ओके, और रिलेवेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बात करता है इंडियाज डेमोक्रेसी हैज प्रूवन डाउटर्स रॉन्ग सेज मोदी जी। ओके, तो ये हमने कल एक आर्टिकल देखा था, तो ये उसके साथ थोड़ा सा लिंक्ड है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो 75 साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो आज भी क्या है, एक रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, और ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, तो ये कैसे हमारे पूरा जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन किया है सिंस फर्स्ट इलेक्शन ऑफ 1951 टू 52। जो हमारे देश में क्या है, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो इलेक्शन के जरिए ही फॉर्म हुई है। ओके, कोई भी डेस्पोटिज्म हमारे सिस्टम में नहीं देखा गया है। ओके, और जो भी लीडर्स है वो इलेक्ट होके ही आए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, इसमें मोदी जी ने मेंशन किया है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है उसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ओके, और इसका मेन रीजन होता है हमारा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इससे क्या है, जो अलग देश है वो भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से सीख सीख ले सकते हैं। ओके, फिर है आपका इलेक्शन कमीशन रोल। तो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है इसमें, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इलेक्शन कमीशन रिलेटेड जो भी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, लाइक आर्टिकल 24, इनको भी हमें और इन डेप्थ समझना जरूरी होता है। फिर इंडियन डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या चैलेंजेस अभी भी परसिस्टेंट है, ये भी आप समझ सकते हैं। फिर रेलेवेंट पास्ट क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चंस और प्लस प्रोबेबल क्वेश्चंस इसमें मेंशन कर दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग 9 नेवीज होल्डिंग जॉइंट ड्रिल इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स बिटवीन इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक। तो 9 देशों की नेवी क्या कर रही है, जॉइंट ड्रिल कर रही है इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स। ओके, तो स्ट्रेट क्या होते हैं, जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं, जैसे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाले स्ट्रेट में क्या हो रहा है, जॉइंट ड्रिल हो रहा है। तो इससे आप इसका जो सिक्योरिटी रेलेवेंस है वो समझ सकते हैं, इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन रहेगा। ओके, फिर इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन रहेगा। तो ये सभी चीजें आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। जस्ट अ मिनट है। तो इसमें अब देखिए कि जो भी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेट है, जैसे मलक्का स्ट्रेट है, सुंडा है, लोम्बोक है, उसके बारे में ये मेंशन किया गया है। तो ये जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है, नेवल इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर करने के लिए भी ये जरूरी है। ओके, तो कैसे मैरीटाइम की टॉपिक फॉर यूपीएससी, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक कैसे इंश्योर किया जाएगा। ओके, जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है उसको कैसे टेकल किया जाएगा, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और कैसे हम रेलेवेंट क्वेश्चन देख सकते हैं यूपीएससी के लिए, पास्ट में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और प्रोबेबल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इस टॉपिक से। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग मोदी ट्रम्प मीट ऑन जयशंकर 5 पॉइंट एजेंडा। ओके, तो मोदी साहब और जो ट्रम्प साहब है वो मीट करने वाले हैं, और इसमें आपका जो
एस जयशंकर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनका जो 5 पॉइंट एजेंडा है वो क्या है, वो हमें समझना जरूरी हो जाता है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। नंबर 1 एजेंडा है सेटिंग द डेट फॉर क्वाड समिट। ओके, तो क्वाड समिट का डेट फाइनलाइज करना है। एड्रेसिंग इमिग्रेशन कंसर्न, जो भी H1B वीजा को लेकर कंसर्न है उसको एड्रेस करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोलाबोरेशन इंश्योर करने हैं, जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना है। ओके, फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंश्योर करना है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हम इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इससे क्या है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। तो लिंकेजेस क्या है, जीएस पेपर 2 बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल जो ग्रुपिंग्स है उनको देखना जरूरी हो जाता है। ओके, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर GS1 वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आपका प्रीलिम्स में पास्ट ईयर में, सॉरी, प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये हमने इसमें मेंशन कर दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग क्वांटम कंप्यूटिंग्स। ओके, और जो भी क्रिप्टोग्राफिक रिसर्च है उसके बारे में। तो ये टॉपिक भी कैसे इंपॉर्टेंट होगा आप देख सकते हैं। तो प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इससे आपके एग्जाम में। ओके, तो व्हाट इज क्वांटम, जस्ट अ मिनट, व्हाट इज क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो हमें क्या है, क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी को डेवलप करना है, ताकि जो हमारा क्रिप्टोग्राफी है, जो हमारा इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ओके, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। ओके, क्योंकि आज के डेट में अगर क्वांटम कंप्यूटिंग जब डेवलप होगा तो हमारा जो भी क्रिप्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या है, सिक्योरिटी, हमारे इकोनॉमी के लिए ये थ्रेट ला सकता है। ओके, तो व्हिच क्वांटम एल्गोरिदम पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी। तो ये भी हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, फिर जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्वांटम computing on cryptographic system and India's preparedness in mitigating these challenges. Okay, how can quantum cryptography enhances India's cyber security infrastructure? ये चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग अ सर्ज इन रेडिकल गवर्नमेंट्स द होप ऑफ डेमोक्रेसी। तो कैसे जो रेडिकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो सर्ज कर रहे हैं, जैसे कि आप ये तालिबान, अफगानिस्तान के केस में देख सकते हैं, तालिबान का राइज हुआ है। सीरिया में रेडिकल गवर्नमेंट का राइज हुआ है। बांग्लादेश में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको हटा दिया गया है। तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं कि कैसे जो डेमोक्रेसी है उसमें थ्रेट आया है। और इससे पहले हमने एक आर्टिकल देखा कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रोबस्ट है, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इससे क्या है, जो वर्ल्ड है वो हमसे सीख ले सकती है, ऐसे जो भी देश है वो सीख ले सकते हैं हमारे देश से। ओके, उसके बाद इसमें इंटरनेशनल रेस्पॉन्स टू रेडिकलिज्म्स क्या है। ओके, ये सभी चीजें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। बांग्लादेश का जो केस है, कैसे उसमें डेमोक्रेटिक इरोजन देखा गया, कैसे राइज ऑफ रेडिकल एलिमेंट्स देखे गए हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कैसा रहा है उसमें। ओके, तो ये सभी चीजें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। ठीक है ना, फिर कौन से की टेक अवेज आप ले सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म गोल्स में आप देख सकते हैं द वेस्टर्न टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल गेन्स। जैसे कैसे वेस्टर्न पावर, ओके, शॉर्ट टर्म गेन के लिए अफगानिस्तान सीरिया में कैसे शॉर्ट टर्म गेन इंश्योर कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज आप देख सकते हैं। ओके, और समझ सकते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव, तो इंडिया के लिए क्या इम्पेरेटिव्स रहेगा, ये सभी चीजें जो डेवलप हो रही है। ओके, ग्लोबल डेमोक्रेटिक रेजिलियंस कैसे लाया जा सकता है, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है द हिस्टोरियन मस्ट नोट दैट द पास्ट हैज मेनी लेयर्स। तो ये हिस्टोरियंस को ये मतलब हिस्टोरियंस जब भी हिस्ट्री लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से डिफरेंट जो रिसोर्सेस है, लिटरेरी रिसोर्सेस है, ओके, हमारे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। और इसके बाद ये जो हिस्ट्री में कैसे मल्टीपल लेयर्स होता है, जैसे टेक्चुअल, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर मेमोरी एज हिस्ट्री। ओके, तो ये मेमोरी एज हिस्ट्री में इसमें बहुत फोकस किया गया है, जैसे पॉपुलर मेमोरी में कौन सी बातें रही है। ओके, फोकलोर हमें हिस्टोरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, रिकलेक्शन करने में कैसे मदद कर रहे हैं, ये उसी रिगार्डिंग है। नेक्स्ट, आप इससे
क्या की टेक अवेज ले सकते हैं। ओके, तो इनसाइट्स एंड एनालिसिस, द इंटरप्ले ऑफ फैक्ट एंड मेमोरी, तो कैसा एक इंटरप्ले है बिटवीन फैक्ट एंड मेमोरी। ओके, जुडिशियल एंगेजमेंट विथ हिस्ट्री कैसे है, जो रिसेंट अयोध्या केस है, ओके, वो क्या शो कर रहा है, वो सभी हम इससे समझ सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस, तो कैसे जो भी हिस्टोरिकल चीजें है उसमें कैसे डिस्टॉर्शंस हो सकती है डिजिटल एज में, उसके रिगार्डिंग भी ये बात करता है। ओके, चलिए आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग रिकास्टिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो ये जो हमारा आईबीसी कोड है, ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके रिगार्डिंग जो भी ड्रॉबैक्स है उसी के रिगार्डिंग बात करता है, क्या क्या चैलेंजेस है, कौन कौन से रिफॉर्म्स लेने हैं। ओके, तो ये सभी चीजें, कौन कौन से रिकमेंडेशंस है वो आप देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल फ्यूचर में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे रेलेवेंट है इसमें ये मेंशन कर दिया गया है, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग व्हाट डिड द आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट स्टेट अबाउट इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। ओके, तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के बारे में कुछ स्टेटिस्टिक्स इसमें मेंशन किए गए हैं। ओके, जो ग्लोबल लेबर फोर्स है उसमें जो भी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है वो कैसे मदद कर रहे हैं, इसमें ग्लोबल ट्रेंड भी मेंशन कर दिया गया है। ओके, फिर जेंडर में मेल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, ओके, फीमेल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कितने हैं। ओके, एज ग्रुप में कौन से एज ग्रुप के कितने परसेंटेज है ये आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड कंट्रीब्यूशन, तो इकोनॉमिक सेक्टर में कैसे कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है बाय इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, वो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें होस्ट कंट्रीज कौन कौन से हैं, जैसे हाई इनकम जो नेशंस है वो होस्ट नेशन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि हाई इनकम नेशंस में ही मोस्ट ऑफ द जो भी इंटरनेशनल माइग्रेंट है वो वहाँ पे वर्क करते हैं। ओके, और फिर अपर मिडिल इनकम नेशंस में भी देखा जाता है। ठीक है ना। फिर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है, एजिंग पॉपुलेशन है डेवलप्ड नेशंस में। ओके, जेंडर इनइक्वालिटी देखे गए हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट के पर्सपेक्टिव में। ओके, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में इंटरनेशनल माइग्रेंट का क्या रोल है, ये सभी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर मस्ट टेक अप द स्लेक इन इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट में कमी देखी जा रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है, इनिशिएटिव लेना है, अर्थात प्राइवेट सेक्टर को अपना जो भी इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी कैपेक्स है उसको बढ़ाना है। तो ये उसी रिगार्डिंग, ये आर्टिकल उसी रिगार्डिंग बात करता है कि इंडिया में ऐसे क्या क्या चैलेंजेस है जिसके वजह से क्या है, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करने करने से डर रहे हैं। ओके, या फिर इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स। ओके, फिर टैक्स रेट में भी बहुत कटौती की गई है, लेकिन फिर भी क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके क्या रीजंस है, ओके, क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस है, वो समझने हमें जरूरी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इससे हम वे फॉरवर्ड में क्या देख सकते हैं कि जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है उसको स्ट्रेंथन करना है, कंजम्पशन को बूस्ट करना है, क्योंकि कंजम्पशन नहीं रहेगा तो डिमांड नहीं रहेगी, और डिमांड नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ठीक करना है। ठीक है ना, तभी क्या होगा, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आगे और बढ़ेंगी। ओके, और जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग चाइनास मेडॉग डैम इन डार्कनेस। तो रिसेंटली जो डैम चर्चे में था, जो मेगा डैम प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये रेलेवेंट हो जाता है फ्रॉम यूपीएससी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, हमें जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फिर आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कि ये जो डैम है ये कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा, इंडिया चाइना के बीच के रिलेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो ये उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। जो हमारा रीजनल कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करना है। ओके, डेवलप करना है डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स को, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है। ओके, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स रखने हैं, जैसे इंडिया चाइना ब्रिक्स और एससीओ में मेंबर्स है। तो जो भी हमारे बीच में फासले हैं इस डैम के रिगार्डिंग, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म के जरिए दूर कर सकते हैं। तो ये
उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो विच कंट्री शेयर्स द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, तो ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। ओके, और मेंस में हम इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने यही देखने की कोशिश की कि जो भी टॉपिक है वो डिफरेंट पेपर से कैसे लिंक है। ओके, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।